हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। दोस्तों, इंग्लिश स्टोरी के इस सेशन में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इस सेशन में हम लोग इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश के नए नए ग्रामर के रूल्स और इंग्लिश के नए नए वर्ड सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है, इस क्लास में जो हम लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं उस स्टोरी का टाइटल है द एलिफेंट एंड द एंट्स। एलिफेंट का मतलब होता है हाथी और एंट का मतलब होता है चींटी, लेकिन यहाँ पे है एंट्स, मतलब हो जाएगा चींटियाँ, हाथी और चींटियाँ। द एलिफेंट एंड द एंट्स, ये हमारा स्टोरी का टाइटल हो गया। अब चलिए हम लोग स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। देयर वॉज वंस अ प्राउड एलिफेंट, एक बार एक घमंडी हाथी था। वंस का मतलब होता है एक बार, प्राउड का मतलब घमंडी होता है, प्राउड का मतलब गर्व भी होता है, गर्व। जैसे हम लोग बोलते नहीं हैं कि वाह तुम्हारे भाई ने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें उस पर गर्व होना चाहिए, यानी तुम्हें उस पर प्राउड होना चाहिए। तो गर्व के लिए भी प्राउड का इस्तेमाल होता है और घमंडी के लिए भी प्राउड का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे प्राउड का मतलब घमंडी होगा, एलिफेंट मतलब हाथी, यानी एक बार एक घमंडी हाथी था। अब यहाँ पे सेंटेंस में देयर का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन देयर का यहाँ पे कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई सेंस नहीं होगा देयर का, क्योंकि यहाँ पे देयर का इस्तेमाल केवल सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हुआ है। आप सभी को पता होगा, अगर आप हमारे पुराने वीडियोज देखते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि देयर का इस्तेमाल किस प्रकार से होता है इंग्लिश में। लेकिन बहुत सारे नए स्टूडेंट जुड़े होंगे इस वीडियो से, तो उन्हें समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ पर भी मैं देयर के बारे में बता देता हूँ। देयर का इस्तेमाल इंग्लिश में दो तरीके से होता है। पहला होता है वहाँ के सेंस में, जब हम लोग वहाँ के बारे में बात करते हैं तो इंग्लिश में हम लोग देयर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ, जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर। अब यहाँ पे मैंने वहाँ के लिए देयर का इस्तेमाल किया। दूसरा सेंटेंस लेता हूँ, तुम वहाँ खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग देयर, यू वर प्लेइंग देयर। यहाँ पे भी हमने वहाँ के लिए देयर का इस्तेमाल किया। इस प्रकार से जब भी वहाँ का सेंस आए तो उसके लिए देयर का इस्तेमाल होता है। दूसरा तरीका देयर का इस्तेमाल करने का ये होता है कि जब भी सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो देयर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन किस तरह के सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल सेंटेंस फॉर्मेशन में करेंगे, तो वैसे सेंटेंस में करेंगे इसका इस्तेमाल जिस सेंटेंस में किसी चीज़ के बारे में बात हो, किसी चीज़ के बारे में हमें बताना हो और उस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में से कोई एक हो, वैसे सेंटेंसेस में देयर का इस्तेमाल होता है एज अ सब्जेक्ट के रूप में। एज अ सब्जेक्ट के रूप में हम लोग देयर का इस्तेमाल करते हैं, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर हम लोग देयर का इस्तेमाल करते हैं वैसे सेंटेंसेस में जिस सेंटेंस में किसी चीज़ के बारे में बताना हो और उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से कोई एक हो, तो वैसे सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पे जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है उसके स्थान पर हम लोग देयर का इस्तेमाल करते हैं। अब इस सेंटेंस को पहचानने का जो आसान तरीका होता है ये होता है कि इस सेंटेंस में जब भी किसी चीज़ के बारे में बात होता है तो एक संख्या कोई बताता है साथ में, कि वह कितनी संख्या में, कोई भी चीज़ कितनी संख्या में है ये भी बताता है। तो आपको ये सेंटेंस पहचानने का आसान सा तरीका है। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, एक बार जंगल में एक बंदर रहता था। एक बार जंगल में एक बंदर रहता था। अब यहाँ किसके बारे में बात हो रहा है? यहाँ पे बंदर के बारे में बात हो रहा है। जो चीज़ है, जो वस्तु है, ये कौन सा है? बंदर है। यानी यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बंदर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए इस सेंटेंस में देयर का इस्तेमाल होगा। अब इसको पहचानने का भी एक तरीका है कि जब हम लोग बंदर के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन कितने बंदर का? तो यहाँ एक बंदर। एक बार जंगल में एक बंदर रहता था, एक बंदर के बारे में बात हो रहा है, एक बंदर। यहाँ पे संख्या को भी बता रहा है कि कितने बंदर, एक बंदर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कि जंगल में एक बंदर था उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस तरह का जब सेंटेंस होता है तो इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हम लोग जब भी इस सेंटेंस को बनाते हैं, सब्जेक्ट के रूप में हम लोग देयर का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग देयर का इस्तेमाल इसको यूज़ करते हैं सेंटेंस को बनाने में, लेकिन यहाँ पे देयर का कोई मतलब नहीं होता है, केवल सेंटेंस बनाने के लिए देयर का इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जिसके बारे में बात हो रहा हो उस पर जोर दिया जा सके, उसको थोड़ा सा स्पेशल फील करवाया जा सके। मतलब जोर देने के लिए जो राइटर लोग होते हैं, जब रीडर पढ़ते हैं तो राइटर क्या करते हैं, इस तरह का सेंटेंस यूज इसलिए करते हैं क्योंकि
जब जैसे यहाँ पे एक बार जंगल में एक बंदर था, तो बंदर पे जोर देने के लिए इसलिए यहाँ पे देयर का सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस में देयर का। तो इसमें क्या हो जाएगा सेंटेंस, इसमें हो जाएगा वंस देयर लिव्ड अ मंकी इन द फॉरेस्ट। एक बार जंगल में एक बंदर रहता था। यहाँ पे हमने एक बंदर की बात किया, तो इसलिए यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में देयर का इस्तेमाल किए। अब यहाँ पे इसको अलग तरीके से भी बना सकते हैं। इसको बना सकते हैं अ मंकी लिव्ड इन द फॉरेस्ट, वंस अ मंकी लिव्ड इन द फॉरेस्ट। इस प्रकार से भी सेंटेंस बन सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे देयर का इस्तेमाल इसलिए किए क्योंकि हमें बंदर पे जोर डालना था। राइटर बंदर पे जोर डालना चाहता है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में देयर का इस्तेमाल किए। तो इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इस कमरे में कुछ नहीं है। इस कमरे में कुछ नहीं है। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं की बात कर रहा है, संख्या को बता तो रहा है लेकिन नेगेटिव चीज़ के बारे में बात कर कि मतलब संख्या में कुछ भी नहीं है, ना एक है ना दो है, इन दोनों में मतलब इसमें से कुछ भी नहीं है। मतलब संख्या बता रहा है लेकिन किस तरह की संख्या बता रहा है, नहीं होने का संख्या बता रहा है। किस कमरे में कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग इन दिस रूम, इसमें भी देयर का इस्तेमाल होगा। देयर इज नथिंग इन दिस रूम, यहाँ पे भी सब्जेक्ट के रूप में देयर का इस्तेमाल होगा। इस स्कूल में 2000 विद्यार्थी हैं। इस स्कूल में 2000 विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पे बात हो रहा है विद्यार्थी के बारे में, संख्या भी है 2000 विद्यार्थी के बारे में बात हो रहा है। तो सब्जेक्ट के रूप में क्या, देयर का इस्तेमाल होगा। देयर आर 2000 स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल। देयर आर 2000 स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल। रवि के परिवार में 10 सदस्य हैं। रवि के परिवार में 10 सदस्य। अब यहाँ पे सदस्य के बारे में बात हो रहा है, कितने, 10 सदस्य। यहाँ पे भी संख्या को बता रहा है, कितने, 10 सदस्य के बारे में। तो सब्जेक्ट के रूप में देयर का इस्तेमाल होगा। देयर आर 10 मेंबर्स इन रविज फैमिली। देयर आर 10 मेंबर्स इन रविज फैमिली। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं के बारे में बात हो रहा है, कुछ नहीं है। तो इसमें भी क्या होगा, सेंटेंस में मतलब सब्जेक्ट के रूप में देयर का इस्तेमाल होगा। देयर इज नथिंग लाइक दैट एज यू थिंक। देयर इज नथिंग लाइक दैट एज यू थिंक। तो इस प्रकार से जब भी किसी वस्तु के बारे में बात हो और उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में से कोई एक चीज़ हो, तो यहाँ पे हम लोग जो सेंटेंस बनता है उसमें सब्जेक्ट के रूप में देयर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देयर का कोई खास मतलब नहीं होता है, कोई अपना मतलब नहीं होता है, केवल सेंटेंस को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार से जो हमारा यहाँ पे जो सेंटेंस है, स्टोरी का पहला जो सेंटेंस है, इसमें भी देयर का इस्तेमाल केवल सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हुआ है, सेंटेंस को बनाने के लिए किया गया। यहाँ पे देयर का कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा देयर वॉज वंस अ प्राउड एलिफेंट। एक बार एक घमंडी हाथी था। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, जो एलिफेंट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया है। मतलब बोल रहा है कि एक बार एक घमंडी हाथी था। जो किसके लिए, एलिफेंट के लिए। जो हाथी के बारे में बोल रहा है कि वो हाथी था जो, तो यहाँ पे हाथी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये रिलेटिव प्रोनाउन आया है हु। तो यहाँ पे हु का मतलब होगा जो। देयर वॉज वंस अ प्राउड एलिफेंट, एक बार एक घमंडी हाथी था। हु जो ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ऑलवेज बुलीड मतलब तंग करता था। बुली का मतलब होता है तंग करना, BULLY। बुली का मतलब होता है तंग करना, परेशान करना। उसी का सेकेंड फॉर्म होता है बुलिड, थर्ड फॉर्म भी होता है बुलिड। तो बुलिड मतलब होता है तंग करता था। हु ऑलवेज बुलिड, जो हमेशा तंग करता था। स्मॉलर एनिमल्स, स्मॉलर मतलब होता है छोटे, एनिमल्स मतलब जानवर, छोटे जानवरों को। यहाँ पे एनिमल्स है यानी हो जाएगा जानवरों को, छोटे जानवरों को तंग करता था। देयर वॉज वंस अ प्राउड एलिफेंट हु ऑलवेज बुलिड स्मॉलर एनिमल्स। एक बार एक घमंडी हाथी था जो छोटे जानवरों को तंग करता था। ही वुड गो टू द एंट हिल। ही का मतलब हो जाएगा वह। अब यहाँ पे ही का इस्तेमाल एलिफेंट के लिए आया है, एलिफेंट के लिए ही का इस्तेमाल किया गया। ही वुड गो टू द एंट हिल, वह जाता था। ही वुड गो, वह जाता था। एंट हिल जाता था। एंट हिल क्या होता है, तो एंट हिल का मतलब होता है चींटियों का घर। जहाँ पे चींटियाँ रहते हैं ना उसको बोलते हैं एंट हिल। जैसे चींटियाँ रहते होंगे, देखिएगा मिट्टी का पहाड़ जैसा कुछ बना हुआ होता है, जिसको हम लोग आम भाषा में टील्हा बोलते हैं, टील्हा वगैरह बोलते हैं। तो वैसे चीज़ के लिए यहाँ पे एंट हिल का इस्तेमाल हुआ, तो उसी को एंट हिल बोलते हैं, जहाँ पे चींटियाँ रहती हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाते हैं, देखिए ये हमारा एक फिगर है,
देखिए इस फिगर में जो दिख रहा है इसी को बोलते हैं एंटी हिल। इसमें चींटियाँ रहती हैं, ये पहाड़ जैसा दिखता है, मिट्टी का बना होता है, तो इसी को एंटी हिल बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है इसी को एंटी हिल बोलते हैं। तो ही वुड गो टू एंटी हिल, वह जाता था, गो मतलब होता है जाना, वह जाता था एंटी हिल चींटियों के घर पर या फिर टीले पर, वह चींटियों के घर पर या टीले पर जाता था। नियर हिज होम, अपने घर के पास, अपने घर के पास, एंटी हिल नियर हिज होम। नियर का मतलब होता है पास, हिज होम मतलब घर, होम मतलब होता है घर। अपने घर के पास एंटी हिल, अपने घर के पास जो एंटी हिल था, अपने घर के पास जो चींटियों का घर था, उस चींटियों के घर के पास वो जाता था। कौन? हाथी। ही वुड गो टू द एंटी हिल नियर हिज होम, कहने का मतलब है कि वह अपने घर के पास जो चींटियों का घर था वहाँ पर जाता था। हाथी के घर के पास एंटी हिल था, मतलब चींटियों का घर था, तो वहाँ पर जाकर मतलब वहाँ जाता था, हाथी वहाँ जाता था। एंड स्प्रे वाटर, एंड स्प्रे वाटर, स्प्रे मतलब होता है छिड़कना, छिड़कना, वाटर मतलब पानी। स्प्रे, स्प्रे का मतलब होता है छिड़कता था, वाटर पानी, वह पानी छिड़कता था। एट द एंड्स, चींटियों पर, एट द एंड्स चींटियों पर, एंड्स मतलब चींटियाँ। ही वुड गो टू द एंटी हिल नियर हिज होम एंड स्प्रे वाटर एट द एंड्स, वह अपने घर के पास बने हुए एंटी हिल, बने हुए चींटियों के घर पर जाता था और वहाँ जाकर चींटियों पर पानी छिड़कता था। कौन? हाथी। हाथी ये काम करता था, चींटियों पर पानी छिड़कता था। द एंड्स, चींटियाँ, विथ देयर साइज, अपने आकार के साथ, साइज मतलब होता है आकार, चींटियाँ अपने आकार के साथ, विथ मतलब होता है के साथ, चींटियाँ अपने आकार के साथ कुड डू नथिंग, कुछ नहीं कर सकती थी। चींटियाँ अपने आकार के साथ कुछ नहीं कर सकती थी। नथिंग मतलब होता है कुछ नहीं, डू मतलब करना, तो कुड डू नथिंग, कुछ नहीं कर सकती थी। बट क्राई, रोने के अलावे, रोने के सिवाय, रोने के अलावे, रोने के सिवाय चींटियाँ कुछ नहीं कर सकती थी। अब यहाँ पे बट का मतलब होता है के अलावे, क्राई मतलब हो जाएगा रोना, रोने के अलावे या फिर रोने के सिवाय। अब बट का यूज आप देखे होंगे, बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु, इसके लिए बट का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे बट का यूज हुआ है के सिवाय, के अलावे के लिए। तो बट का यूज भी बहुत तरीके से होता है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा बट के बारे में बात कर लेते हैं कि बट का इस्तेमाल किस प्रकार से सेंटेंसेस में होता है। सबसे पहले बट के बारे में बात करें तो बट एक कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन क्या होता है? तो कंजंक्शन क्या करता है? दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या फिर दो क्लाउजेस को जोड़ने का काम करता है आपस में। टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस और टू क्लाउजेस, इनको आपस में जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन, और बट एक कंजंक्शन है। बट को हम लोग तीन फॉर्मेट में यानी तीन सेंस में इस्तेमाल करते हैं। पहला बट का यूज होता है लेकिन, पर, परंतु के लिए। एग्जाम्पल के लिए समझें, जैसे मैं सेंटेंस लेता हूँ, वह अमीर है पर बहुत कंजूस है। ही इज़ रिच बट वेरी माइजर। तो यहाँ पर के लिए हम लोगों ने बट का इस्तेमाल किया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वह शैतान है परंतु मुझे पसंद है। ही इज़ नॉटी बट आई लाइक हिम। तो यहाँ पे परंतु के लिए हमने बट का इस्तेमाल किया। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वह गौरी है लेकिन खूबसूरत नहीं है। शी इज़ फेयर बट नॉट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे लेकिन के लिए हमने बट का इस्तेमाल किया। तो पर, परंतु, लेकिन, इनके लिए हम लोग बट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा बट का इस्तेमाल होता है बल्कि के लिए। दूसरा सेंस की बात करें, पहला हो गया लेकिन, पर, परंतु के लिए। दूसरा हम लोग इस्तेमाल करते हैं बल्कि के सेंस में बट का। जब बल्कि आता है तो वहाँ पे भी हम लोग बट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे सेंटेंस लेते हैं, यह पेन नहीं बल्कि पेंसिल है। दिस इज़ नॉट अ पेन बट अ पेंसिल। तो यहाँ पे बल्कि के लिए हम लोगों ने बट का इस्तेमाल किया। तीसरा जो होता है बट का इस्तेमाल सिवाय या अलावा के सेंस में। जब सिवाय या अलावा का बात हो तो वैसे सेंस में भी बट का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपके घर के सिवाय कहीं भी जा सकता हूँ, या फिर मैं आपके घर के अलावा कहीं भी जा सकता हूँ। आई कैन गो एनीवेयर बट योर होम। मैं आपके घर के सिवाय या अलावा कहीं भी जा सकता हूँ। तो के अलावा, के सिवाय के लिए यहाँ पे हम लोगों ने बट का इस्तेमाल किया। तो बट का इस्तेमाल हम लोग तीन तरीके से करते हैं, लेकिन, पर, परंतु के सेंस में,
बल्कि के सेंस में और सिवाय या फिर अलावा के सेंस में बट का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो बट आया है ये के अलावा के सिवाय के सेंस में इस्तेमाल हुआ है। द एंड्स विद देयर साइज कुड डू नथिंग बट क्राई। चींटियाँ अपने आकार के साथ कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय रोने के। रोने के अलावे चींटियाँ कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि चींटियों का साइज छोटा था। वो क्या कर सकते थे? जो हाथी बहुत बड़ा था, हाथी क्या करता था? परेशान करता था उन लोगों को, उसके घर पे जाके वो पानी छिड़कता था। तो चींटियाँ साइज में बहुत छोटे थे, तो वो हाथी से टकरा नहीं सकते थे। तो यानी वो रोने के अलावे, रोने के सिवाय चींटियाँ अपने साइज के कारण से कुछ भी नहीं कर सकती थी, ये कहना चाह रहा है। ये हमारा स्टोरी इस लाइन के जरिए बताना चाह रहा है। द एलिफेंट जस्ट लाफ्ड। हाथी बस हंसा। एलिफेंट मतलब हाथी, जस्ट का मतलब होता है बस या फिर सिर्फ, सिर्फ या बस, इसके लिए जस्ट का इस्तेमाल करते हैं। लाफ, लाफ का मतलब होता है हंसना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है तो लाफ्ड है, थर्ड फॉर्म भी लाफ्ड ही होता है। द एलिफेंट जस्ट लाफ्ड, बस हाथी हंसा। एंड थ्रेटेंड, एंड थ्रेटेंड, थ्रेटेंड का मतलब होता है धमकी देना। यहाँ पे थ्रेटेंड है, सेकेंड फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म भी थ्रेटेंड ही होता है। थ्रेटेंड, थ्रेटेंड का मतलब हुआ धमकी दिया। द एंड्स, चींटियों को, चींटियों को धमकी दिया। दैट की, द एलिफेंट जस्ट लाफ्ड एंड थ्रेटेंड द एंड्स दैट। हाथी बस हंसा और चींटियों को धमकी दिया कि, हाथी बस हंसा और चींटियों को धमकी दिया कि he would crush them to death, वह उन्हें कुचल कर मार डालेगा। he would crush them to death, वह उन्हें कुचल कर मार डालेगा। यहाँ पे ही हाथी के लिए आया है। क्रश, क्रश का मतलब होता है कुचलना, कुचलना, मसलना, इसके लिए क्रश का इस्तेमाल करते हैं। देम मतलब उन्हें, डेथ मतलब होता है मृत्यु, मौत। तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटेंस he would crush them to death, वह उन्हें कुचलकर मार डालेगा। The elephant just laughed and threatened the ants that he would crush them to death. हाथी बस हंसा और धमकी दिया कि वह उन्हें कुचलकर मार डालेगा। किसको धमकी दिया? चींटियों को, चींटियों को धमकी दिया कि वह उन्हें कुचलकर मार डालेगा। One day, एक दिन, one day, एक दिन, the ants had enough, चींटियों के पास पर्याप्त था, काफ़ी था। एक दिन चींटियों के पास पर्याप्त था, काफ़ी था। अब यहाँ पे पर्याप्त था, काफ़ी था, क्या सेंस है? कहने का मतलब है कि जो हाथी था वह चींटियों को बहुत ज़्यादा तंग करता था, बहुत परेशान करता था। तो ये जो परेशान करता था ये रीज़न काफ़ी था चींटियों के लिए। एक दिन चींटियों के पास काफ़ी था, वो मतलब वो तंग आ गया था। हाथी का जो उस पर जुल्म हो रहा था चींटियों पे, उस जुल्म को वो सहन करने, इतना जितना सहन कर सकता था किया, अब काफ़ी हो गया था, बहुत ज़्यादा तंग हो गया था वो लोग चींटियाँ। तो वही कहना चाह रहा है, सेंस वही है। वन डे, एक दिन, द एंड्स हैड इनफ मतलब चींटियों के पास पर्याप्त था, चींटियों के पास काफ़ी था, मतलब वह काफ़ी हो चुका था तंग हाथी से। एंड डिसाइडेड, फैसला किया। चींटियों के पास पर्याप्त था, काफ़ी था, क्या कि वो इतना तंग सहा, उतना मतलब उसका जुल्म को सहा, तो ये सब पर्याप्त हो चुका था, काफ़ी हो चुका था। तो अब क्या किया? चींटियों ने फैसला किया। डिसाइडेड, डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, सेकंड फॉर्म में है डिसाइडेड, थर्ड फॉर्म भी डिसाइडेड ही होता है। डिसाइडेड मतलब हो गया फैसला किया। टू टीच द एलिफेंट अ लेसन, हाथी को सबक सिखाने का, हाथी को सबक सिखाने का फैसला किया। टीच, टीच का मतलब होता है सिखाना, टीच का मतलब सिखाना, एलिफेंट हाथी, लेसन, लेसन का मतलब होता है सबक। तो टू टीच द एलिफेंट अ लेसन, हाथी को सबक सिखाने का फैसला किया। वन डे द एंट्स हैड इनफ एंड डिसाइडेड टू टीच द एलिफेंट अ लेसन, एक दिन चींटियों के पास काफ़ी था, पर्याप्त था, और उसने फैसला किया हाथी को सबक सिखाने का, हाथी को सबक सिखाने का चींटियों ने फैसला किया। दे वेंट स्ट्रेट, वे चले गए। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। यहाँ पे दे का इस्तेमाल हुआ है चींटियों के लिए कि चींटियाँ मतलब वे चले गए, यानी चींटियाँ चले गए। वेंट मतलब चले गए। वेंट गो का सेकंड फॉर्म है। गो मतलब होता है जाना, वेंट मतलब चले गए। गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो वेंट, दे वेंट चले गए, वे लोग चले गए। स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब सीधा, यानी वे लोग सीधे चले गए। स्ट्रेट मतलब सीधे, वे लोग सीधे चले गए। इनटू द एलिफेंट्स ट्रंक, हाथियों के सूंड में, वे लोग हाथी के सूंड में सीधे चले गए। ट्रंक, ट्रंक का मतलब होता है सूंड, ट्रंक मतलब सूंड, जो हाथी का सूंड होता है ना उसको बोलते हैं ट्रंक।
दे वेंट स्ट्रेट इनटू द एलिफेंट्स ट्रंक, वे लोग हाथी के सूंड में सीधे चले गए। एंड स्टार्टेड बाइटिंग हिम, और उसे काटना शुरू कर दिए या फिर उसे काटने लगे। स्टार्टेड बाइटिंग, स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना, यहाँ पे स्टार्टेड है सेकेंड फॉर्म में, शुरू कर दिया। बाइटिंग, बाइट, बाइट का मतलब होता है काटना, यहाँ पे बाइटिंग है तो यहाँ पे स्टार्टेड है, बाइट के पहले स्टार्ट का यूज हुआ इसलिए यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में आया है। तो बाइटिंग, बाइटिंग मतलब काटना। स्टार्टेड बाइटिंग हिम, उसे काटना शुरू कर दिया या फिर उसे काटने लगा। दे वेंट स्ट्रेट इनटू द एलिफेंट्स ट्रंक एंड स्टार्टेड बाइटिंग हिम, वे लोग हाथी के सूंड में सीधे चले गए और उसे काटने लगे। द एलिफेंट कुड ओनली हाउल, हाथी, ओनली मतलब होता है केवल, हाउल, हाउल मतलब होता है करहाना। द एलिफेंट कुड ओनली हाउल, हाथी केवल करहा सकता था। द एलिफेंट कुड ओनली हाउल, हाथी केवल करहा सकता था। इन पेन, दर्द में, पेन, पेन का मतलब होता है दर्द, इन पेन, दर्द में। द एलिफेंट कुड ओनली हाउल इन पेन, हाथी केवल करहा सकता था दर्द में। चींटियाँ क्या की, हाथी के सूंड में चले गए और उसे काटने लगा। तो हाथी केवल दर्द में करहा सकता था, केवल करहा सकता था, कुछ तो कर नहीं सकता था, तो हाथी केवल दर्द में करहा सकता था। अब सूंड के अंदर चली गई है चींटियाँ, वहाँ जाके उसको काट रही है, तो अब करे तो करे क्या, तो केवल दर्द में करहा रहा है हाथी, केवल दर्द उसको महसूस हो रहा है, तो दर्द से वह करहा रहा था। द एलिफेंट कुड ओनली हाउल इन पेन, हाथी केवल दर्द में करहा सकता था। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उसे एहसास हुआ अपनी गलती का। रियलाइज, रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना या फिर महसूस करना। यहाँ पे है सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, रियलाइज्ड। थर्ड फॉर्म भी रियलाइज्ड ही होता है। ही रियलाइज्ड यानी उसे एहसास हुआ, हिज मिस्टेक, अपनी गलती का। मिस्टेक मतलब होता है गलती। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उससे अपनी गलती का एहसास हुआ। यहाँ पे ही का इस्तेमाल एलिफेंट के लिए हुआ, यानी एलिफेंट, हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड अपोलोजाइज्ड, माफ़ी मांगी। अपोलोजाइज्ड, माफ़ी मांगना। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना, क्षमा मांगना। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है अपोलोजाइज्ड, यानी माफ़ी मांगी। थर्ड फॉर्म भी अपोलोजाइज्ड ही होता है। तो ही रियलाइज हिज मिस्टेक एंड अपोलोजाइज्ड, उससे अपनी गलती का एहसास हुआ और माफ़ी मांगी। टू द एंड्स, चींटियों से। एंड्स मतलब होता है चींटियाँ, टू द एंड्स, चींटियों से। एंड ऑल द एनिमल्स, ऑल मतलब सभी, एनिमल्स मतलब जानवर, सभी जानवरों से। ही बुलिड, जिसको उसने परेशान किया था। बुली, बुली का मतलब होता है परेशान करना। सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है बुलिड, यानी परेशान किया था। थर्ड फॉर्म भी बुलिड ही होता है। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड अपोलोजाइज्ड टू द एंड्स एंड ऑल द एनिमल्स ही बुलिड, उससे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने चींटियों से और सभी जानवरों से जिसको उसने तंग किया था, उन सभी जानवरों से माफ़ी मांगी। तो ये हमारा हो गया स्टोरी। अब हम लोग बात करते हैं इस स्टोरी से मिलने वाले शिक्षा के बारे में कि हमें क्या सीखने को मिलता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, बी हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनम्र, जिसमें दया बहुत ज़्यादा होता है, जो विनम्र स्वभाव का होता है, शांत रहने वाला। बी हम्बल, बी मतलब बनना या होना, तो विनम्र बनो या फिर विनम्र रहो। बी हम्बल, विनम्र बनो। बी हम्बल, विनम्र बनो। एंड ट्रीट एवरी वन विथ काइंडनेस, एंड ट्रीट एवरी वन विथ काइंडनेस, और सभी के साथ दया का व्यवहार करो, और सभी के साथ दया का व्यवहार करो। ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना, एवरी वन मतलब सभी, काइंडनेस मतलब दया। बी हम्बल एंड ट्रीट एवरी वन विथ काइंडनेस, विनम्र बनो और सभी के साथ दया का व्यवहार करो। इफ़ यू थिंक, अगर आप सोचते हैं। इफ़ मतलब होता है अगर या फिर यदि, थिंक मतलब होता है सोचना। इफ़ यू थिंक, अगर आप सोचते हैं या फिर यदि आप सोचते हैं। यू आर स्ट्रॉन्गर देन अदर्स, आप दूसरों से अधिक मजबूत हैं। आप दूसरों से अधिक मजबूत हैं। स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर का मतलब होता है मजबूत। अदर्स मतलब दूसरे। यू आर स्ट्रॉन्गर देन अदर्स, आप दूसरों से अधिक मजबूत हैं। यहाँ पे देन का इस्तेमाल हुआ है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं देन के बारे में कि देन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो जो देन है, THAN, देन, इसका इस्तेमाल वैसे सेंटेंस में होता है जहाँ पर कंपैरिजन होता है दो लोगों के बीच में, दो चीज़ों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में। दो लोगों या दो वस्तु या दो चीज़ों, इनके बीच में जब भी उसके क्वालिटी को लेके कंपैरिजन होता है तो वहाँ पे देन का इस्तेमाल करते हैं। आप सेंटेंस से समझिए।
पहला एग्जाम्पल, वह मुझसे अधिक तुम्हें पसंद करता है। वह मुझसे अधिक तुम्हें पसंद करता है, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है मुझ में और तुम में कि वह किसको अधिक पसंद कर रहा है, मुझको अधिक पसंद कर रहा है कि तुमको अधिक पसंद कर रहा है। तो कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन दो लोगों के बीच में हो रहा है, मेरे बीच में और तुम्हारे बीच में, हम दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो मुझ में और तुम में दो लोगों के बीच कंपैरिजन हो रहा है कि किसको अधिक पसंद किया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में देन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये कंपैरिजन वाला सेंटेंस है। तो समझिए, ही लाइक्स यू मोर देन मी। वह मुझसे अधिक तुम्हें पसंद करता है, ही लाइक्स यू मोर देन मी। तो यहाँ पे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हुआ, इसलिए यहाँ पे देन का इस्तेमाल हुआ। अगला सेंटेंस लेते हैं, सीता गीता से अधिक सुंदर है। सीता गीता से अधिक सुंदर है। अब इस सेंटेंस में भी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, सीता और गीता, इन दोनों में कौन अधिक सुंदर है कंपेयर किया जा रहा है, तो इसमें भी देन का इस्तेमाल होगा। सीता इज़ मोर ब्यूटीफुल देन गीता, तो यहाँ पे भी देन का इस्तेमाल होगा। तो दो लोगों के बीच में, दो चीज़ों के बीच में उसके क्वालिटी को लेके कंपैरिजन होता है, तो वहाँ पे देन का इस्तेमाल होता है। और इस तरह का जो सेंटेंस यूज होता है, इसमें देन के साथ साथ जो एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है वो होता है कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का। अब ये क्या है, तो आपको पता है कि नाउन और प्रोनाउन का क्वालिटी कौन बताता है, तो नाउन और प्रोनाउन का क्वालिटी बताने का काम करता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो एडजेक्टिव है वो नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी को बताने का काम करता है। एग्जाम्पल के लिए, वह अच्छा है, ही इज़ गुड। अब यहाँ पे वह कौन है, तो प्रोनाउन है, इसका क्वालिटी बता रहा है अच्छा, कौन, अच्छा, गुड, क्वालिटी बता रहा है। तो यानी गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो वह अच्छा है, ही इज़ गुड, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव में डिग्री होते हैं, वो भी तीन तरह के, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे एक वर्ड लेते हैं गुड, तो गुड जो है वो हमारा पॉजिटिव डिग्री है। गुड का अगर हम बात करें कंपैरेटिव डिग्री तो वो हो जाएगा बेटर, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट हो जाएगा, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। अब पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे मैं बोलूँ मैं अच्छा हूँ। अब यहाँ पे किसी तरह का कोई कंपैरिजन नहीं है, सिंपल मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अपनी क्वालिटी को बता रहा हूँ कि मैं अच्छा हूँ। तो आई एम गुड यहाँ पे यूज होगा पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव, आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, यानी यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, सिंपल है। अगर दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मैं तुमसे अच्छा हूँ, मैं तुमसे अच्छा हूँ। अब यहाँ पे जो यूज हो रहा है सेंटेंस, इसमें तुलना हो रहा मेरे और तुम्हारे बीच में, यहाँ पे कंपैरिजन आ गया कि मेरे और तुम्हारे बीच में तुलना हो रहा है कि कौन अच्छा है, मैं ज़्यादा अच्छा हूँ कि तुम ज़्यादा अच्छे हो। तो यहाँ पे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन आ गया, तो मैं तुमसे अच्छा हूँ। तो इस तरह का सेंटेंस में यूज होगा कंपैरेटिव डिग्री, जहाँ पे कंपैरिजन आ गया वहाँ पे हो गया कंपैरेटिव डिग्री। मैं तुमसे अच्छा हूँ, आई एम बेटर देन यू, आई एम बेटर देन यू। यहाँ पे आई एम गुड देन यू नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री वाला ही एडजेक्टिव यूज होगा। तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर, तो इसलिए यहाँ पे होगा आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे अच्छा हूँ, आई एम बेटर देन यू। और साथ ही साथ कंपैरिजन हो रहा है तो देन का इस्तेमाल होगा, तो जहाँ पे कंपैरिजन होगा वहाँ पे देन का इस्तेमाल होगा। अब अगला सेंटेंस लेते हैं, मैं दुनिया में सबसे अच्छा हूँ, मैं दुनिया में सबसे अच्छा हूँ। अब इस सेंटेंस में कंपेयर हो रहा है, लेकिन दो लोगों के बीच में कंपेयर नहीं हो रहा है, मतलब पूरे दुनिया, पूरे वर्ल्ड लेवल में बात कर रहा है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें सबसे अच्छा हूँ। तो पूरे दुनिया की बात कर रहा है, तो जब सभी के साथ तुलना हो जाए और सभी के साथ तुलना होगा, तो वहाँ पे जो एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा वो होगा सुपरलेटिव, मतलब सभी में से सुपर है, सभी में से सबसे बेस्ट है। तो मैं दुनिया में सबसे अच्छा हूँ, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मैं दुनिया में सबसे अच्छा हूँ। अब देखिए पॉजिटिव में क्या हुआ, क्वालिटी को बता रहे हैं, पॉजिटिव वाले में सिर्फ नॉर्मली हम लोग किसी के क्वालिटी को बता रहे हैं। उसके बाद कंपैरेटिव वाले में कंपेयर कर रहे हैं दो लोगों की क्वालिटी को, कि दो लोगों में जो क्वालिटी है उनमें सबसे बेस्ट क्वालिटी किसका, चाहे बुरा क्वालिटी हो चाहे अच्छा क्वालिटी हो, लेकिन सबसे मतलब अधिक किस में है। तो दो लोगों में कंपैरिजन तब कंपैरेटिव डिग्री वाला। और जब कंपैरिजन वर्ल्ड लेवल में या फिर सभी से हो, चाहे क्लास के सभी स्टूडेंट के साथ तुलना हो रहा हो या फिर पूरे दुनिया के साथ तुलना हो रहा, मतलब जब जिसके साथ तुलना किया जाए, जिस जहाँ से तुलना किया जाए वहाँ से सबसे बेस्ट जो निकले, केवल दो लोगों के साथ नहीं, सभी के साथ जो सबसे बेस्ट हो,
चाहे बुराई में चाहे अच्छाई में, अच्छे क्वालिटी में चाहे बुरे क्वालिटी में, सबसे बेस्ट का बात हो तो वहाँ पे सुपरलेटिव का बात होता है, वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। मतलब जो सबसे सुपर होता है, तो वहाँ जब सबसे सुपर क्वालिटी बताना उसका कि सबसे सुपर है अपने क्वालिटी में, सबसे बेहतर, तो वहाँ पे सुपरलेटिव। और जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन, उसमें से जो सबसे अधिक अच्छा हो तो उसके लिए कंपैरेटिव का यूज होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एडजेक्टिव में इस्तेमाल होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे जो हमारा स्टोरी है, इसमें जो सेंटेंस है यू आर स्ट्रॉन्गर देन अदर्स, इसमें जो यूज हुआ है स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर मतलब होता है मजबूत। तो यह स्ट्रॉन्गर हमारा क्या है, ये हमारा है एडजेक्टिव है, लेकिन कैसा एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग हो गया पॉजिटिव, स्ट्रॉन्गर हो गया कंपैरेटिव और स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव। तो यहाँ पे तुलना हो रहा है, कंपेयर हो रहा है किसके किसके बीच में, यू के बीच में और अदर्स के बीच में। यू और अदर्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पे कंपैरिजन दो चीज़ों के बीच में हो रहा है, एक तो यू है एक तरफ और दूसरी तरफ है अदर्स। तो इसीलिए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ स्ट्रॉन्गर, और साथ ही साथ कंपैरिजन हो रहा है दो लोगों के बीच में, तो यहाँ पे देन का इस्तेमाल हुआ है। तो इसीलिए इस सेंटेंस में स्ट्रॉन्गर भी है और देन भी है। तो ये जो सेंटेंस है क्या हो जाएगा, आप दूसरों से अधिक मजबूत हैं। इफ़ यू थिंक यू आर स्ट्रॉन्गर देन अदर्स, अगर आप सोचते हैं कि आप दूसरों से अधिक मजबूत हैं, देन यूज़ योर स्ट्रेंथ। यूज मतलब होता है इस्तेमाल करना, स्ट्रेंथ मतलब होता है शक्ति या ताकत। देन यूज योर स्ट्रेंथ, तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें। टू प्रोटेक्ट दैम, टू प्रोटेक्ट दैम, प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा करना, रक्षा के लिए। टू प्रोटेक्ट मतलब रक्षा कर ले, दैम उनकी रक्षा के लिए। देन यूज योर स्ट्रेंथ टू प्रोटेक्ट दैम, उनकी रक्षा के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें। इंस्टेड ऑफ हार्मिंग दैम, इंस्टेड ऑफ हार्मिंग दैम, उन्हें नुकसान पहुंचाने के बजाय। इंस्टेड ऑफ मतलब होता है के बजाय। हार्म, हार्म मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना। हार्मिंग है क्योंकि इंस्टेड ऑफ के बाद वर्ब आया है तो आईएनजी फॉर्म में आएगा, तो हार्मिंग आ गया, यानी नुकसान पहुंचाने के बजाय। देम, उन्हें नुकसान पहुंचाने के बजाय, इंस्टेड ऑफ हार्मिंग देम। तो सेंटेंस हो जाएगा इफ़ यू थिंक यू आर स्ट्रॉन्गर देन अदर्स देन यूज योर स्ट्रेंथ टू प्रोटेक्ट देम इंस्टेड ऑफ हार्मिंग देम। अगर आप सोचते हैं कि आप दूसरों से अधिक मजबूत हैं, तो आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल दूसरों को, यानी उनको, देम है तो उनको हानि पहुंचाने के बजाय उनकी रक्षा के लिए करें। अगर आप सोचते हैं कि आप दूसरों से अधिक मजबूत हैं, तो आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल उन्हें नुकसान पहुंचाने के बजाय उनकी रक्षा के लिए करें। कहने का मतलब है कि अगर आपको लगता है कि आप दूसरों से अधिक शक्तिशाली हैं, तो आप दूसरों को अपनी शक्ति से परेशान ना करें, बल्कि उनकी रक्षा के लिए अपनी ताकत, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें। तो ये हमारा स्टोरी हमें ये सिखाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी भी हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की इस स्टोरी को कंप्लीट किया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और दूसरे लोगों तक भी हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि वे भी हमारे वीडियो को देख सकें और इससे कुछ सीख सकें, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो दोस्तों, अब आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, धन्यवाद।